India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। राजनीति के अपराधीकरण पर राजनीतिक दलों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की गहरी निराशा। दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर कहा कि अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्तों का मांगा समय। जनहित याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं को दी नसीहत। कहा, पीआईएल में पूरा बोझ कोर्ट पर नहीं डाला जा सकता, दलीलों के नियमों का पालन करना होगा। जेलों में भीड़ कम करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिहा नहीं किए गए कैदियों का मांगा डेटा। रिहा नहीं होने का मांगा कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रिहा नहीं किए गए कैदी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते चलन और इस मामले में राजनीतिक दलों की अनदेखी पर गहरी निराशा जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधीकरण नियंत्रण करने पर अब तक कुछ नहीं हुआ है और आगे भी कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित करना होगा। राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यकीन है कि विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नहीं करेगी। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में नहीं, बल्कि भविष्य में कभी वो ऐसा नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने इस बात पर अफसोस जताया कि किसी भी पार्टी को न तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने में और न ही उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विविधता में एकता है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि सरकार के विधायी शाखा कानून लाने पर कोई कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं ले रही। हालांकि अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और किसी भी पार्टी द्वारा कभी भी कुछ नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अवमानना के इस मामले में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, लोजपा, माकपा और कापा सहित विभिन्न पक्षों के वकीलों को भी सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल पीठ वकील ब्रिजेश सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ को बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 427 उम्मीदवार थे, जिन्होंने 220 में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा था। आरजेडी 104 दागी उम्मीदवारों के साथ सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद बीजेपी है, जिसने ऐसे 77 उम्मीदवार खड़े किए थे। एनसीपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत जैसे देश में पंचायत चुनाव भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चलते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य या पंचायत स्तर पर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को किसी भी उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करना चाहिए, जिसके खिलाफ 7 साल से अधिक के कैद वाले अपराधों के आरोप तय किए गए हैं। लेकिन पीठ ने कहा कि 5 जजों की पीठ ने 2019 में स्पष्ट किया था कि एक संवैधानिक अदालत इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकती।
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि चुनाव चिन्ह का निलंबन अंतिम उपाय होना चाहिए। अगर चुनाव चिन्ह को छीन लिया जाएगा तो राजनीति के अखाड़े से कई राजनीतिक दल बाहर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह सहायता के भुगतान की सिफारिश करने वाले दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने की मांग की। भारत सरकार ने अपने आवेदन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक व्यापक और मजबूत दिशा निर्देश के साथ ही आने में सक्षम बनाने के लिए समय की मांग की है। आवेदक ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार करने की कवायद सक्रिय उन्नत चरण में है और इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले थोड़ी और जांच की आवश्यकता है। आवेदन में कहा गया कि किसी भी त्वरित फॉर्मुलेशन के परिणाम स्वरूप अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2021 को अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जनादेश के अनुसार कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत अनुग्रह सहायता के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और रिपक कंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में अन्य भी सुनाया था और इस बाबत उन्होंने कहा भी था कि याचिकाकर्ताओं ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी रिट याचिकाओं में केंद्र और राज्य को उन लोगों के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने के दिशा निर्देश देने की भी मांग की थी, जिन्होंने कोविड-19 बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में भी राहत मांगी थी। अब केंद्र सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के फैसले के अनुसार दिए गए 6 सप्ताह की अवधि के अलावा 4 सप्ताह का और भी समय मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका दायर करने समय वादियों को दलीलों के नियमों का पालन करना होगा। तथ्य खोज का पूरा बोझ अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने केंद्र की कोविड-19 टीकाकरण नीति पर सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ अदालत पर डाला जा सकता है। आप कम से कम जो एफआईआर है उनका हमें विवरण दें। जनहित याचिका किसी अन्य नियमित रिट याचिका की तरह है। आपको अपनी मदद करनी होगी, दलीलों के नियमों का पालन करना होगा। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का निर्भर करना चाहिए, बेंच ने उसे अदालत के समकक्ष ऐसी प्राथमिकी का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता यादव द्वारा दायर याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गई कि वे सार्वजनिक डोमेन या सोशल मीडिया पर टीकाकरण नीति की आलोचना करने वाले विज्ञापन, पोस्टर और पर्चे डालने वाले लोगों के खिलाफ कोई और मामला दर्ज न करें। ईरान में फंसे 5 भारतीय नाविकों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया और इस संबंध में जवाब देने की मांग की। जस्टिस रेखा पल्ली ने कोर्ट ने भारत सरकार के जरिए विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया। दरअसल नाविकों के परिवारों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दाखिल की और इस याचिका में विदेश मंत्रालय को ईरान सरकार के साथ बातचीत कर नाविकों को वापस लाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ईरान में साजिश के एक मामले में कोर्ट से बरी होने के बावजूद नाविकों के जरूरी दस्तावेज उन्हें वापस नहीं किए गए हैं और याचिका के मुताबिक 5 भारतीय नाविकों को संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी का आश्वासन दिया गया था और उन्हें ईरान ले जाया गया था, जहां वे एक कार्गो पोत पर काम करने लगे और साथ ही पिछले साल फरवरी में ईरानी अधिकारियों द्वारा पोत में छापेमारी की गई और पोत के कैप्टन समेत भारतीय नाविकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय नाविकों पर गहरे समुद्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और याचिकाकर्ताओं की ये भी शिकायत थी कि इस मामले को कथित तौर पर ईरान के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन नाविकों को यह नहीं बताया गया कि इस पर अंतिम रूप से फैसला कब होने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि 10 जुलाई 2021 को तेहरान में विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को एक वीडियो संदेश के जरिए प्रेजेंटेशन भी दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जब तक उन्हें वापस नहीं किया जाता तब तक अतिरिक्त चिकित्सा और वित्तीय सहायता बोर्डिंग सेवाओं के रूप में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को करेगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सुरेश को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में भड़के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान पर हमला करने और लूटने और गैर कानूनी असेंबली का हिस्सा होने से जुड़े सभी आरोपों से बरी करने के लिए कहा है। कोई भी साक्ष्य आरोपी के अपराध को साबित करने लायक नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली दंगों के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि गवाही में स्पष्ट विसंगतियां हैं और यहां तक कि मामले में आरोपियों की पहचान भी स्थापित नहीं की जा सकी है, जिसके फलस्वरूप बताया जा रहा है कि बरी किया जाता है। बेंच ने कहा कि जैसा कि सभी गवाहों के संपूर्ण गवाही के संचयी पठन पर बनाया
जा सकता है तो आरोपी की पहचान बिल्कुल भी स्थापित नहीं होती। पर्याप्त जांच भी नहीं हुई है। दुकान के किराएदार आसिफ की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले साल 25 फरवरी को लोहे की छड़ लाठी लेकर लोगों की भारी भीड़ उसकी दुकान पर आई थी और दुकान को लूट लिया। इस मामले में दुकान के मालिक का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग दूसरों को उस दुकान को नुकसान पहुंचा रहे और लूटने के लिए उकसा रहे थे, क्योंकि वो दुकान एक मुस्लिम की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के 7 गवाह हैं, जिनमें से शिकायतकर्ता, दुकान मालिक, एक लोक गवाह और ड्यूटी अधिकारी, 2 पुलिसकर्मी और जांच अधिकारी शामिल है। अदालत ने गवाहों की व्यक्तिगत गवाही का विश्लेषण करते हुए कहा कि गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गवाहों की गवाही की गुणवत्ता है, जो कि एक आपराधिक मुकदमे में मायने रखती है। कोर्ट ने पाया कि दुकान के मालिक भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जांच अधिकारी से कभी भी नहीं कहा था कि वो उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं जिसने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की थी। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य की सावधानी पूर्वक जांच में यह तथ्य सामने आता है कि गवाही आरोपी की पहचान और उसकी आशंका की भौतिक शर्तों पर विरोधाभासी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जेलों में भीड़ कम करने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रिलीज नहीं किए गए कैदियों का डेटा मांगा। न्यायालय अंतरिम जमानत या पैरोल पर कैदियों की रिहाई न करने के संबंध में दायर 2 जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिन्हें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार रिहा किया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को ऐसे सभी कैदियों का डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिन्हें जेलों की भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार अंतरिम जमानत पैरोल पर रिहा नहीं किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की खंडपीठ ने आगे ये भी निर्देश दिया है कि एक चार्ट दायर किया जाए, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जाए जिनके चलते ऐसे कैदियों को रिहा नहीं किया गया था। न्यायालय अंतरिम जमानत या पैरोल पर कैदियों की रिहाई न करने के संबंध में दायर 2 जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिन्हें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों और हाई पावर कमेटीज की सिफारिशों के अनुसार रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में सभी राज्यों के उच्चाधिकार प्राप्त समिति को उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में राज्य की हाई पावर कमेटी ने भी 12 मई 2021 को सिफारिश की थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे कैदी जिन्हें पहले अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए था, परंतु राज्य द्वारा ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को उन सभी मामलों में डेथ क्लेम जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जिनमें दावे के आवेदन पत्र में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है। बेंच ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारों के लिए राहत की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई कर रही है, जो या तो कोरोना महामारी के शिकार हो गए हों या इससे संक्रमित हो गए हों। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि 10 दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्देश दिया था कि स्वतः संज्ञान मामले में 7 मई को दिए गए आदेश के अनुसार कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों के उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा रिहा किए गए सभी कैदियों को अगले आदेश तक सरेंडर करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अगले शुक्रवार तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसमें विस्तार से बताया जाए कि 7 मई के आदेश को कैसे लागू किया गया और एचपीसी ने कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन पैरोल पर कैदियों को रिहा करने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों और पर्याप्त टीकाकरण डोज प्राप्त करने में आम जनता की भागीदारी की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में टीका को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं। पीठ ने यह भी कहा है कि आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं और हेल्थ वर्कर्स साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा किए गए निस्वार्थ और साथ ही अथक परिश्रम और राज्य की आबादी के पूरे दिल से भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी और साथ ही न्यायमूर्ति एस तालापत्रा की खंडपीठ ने कोविड-19 प्रबंधन पर अपने स्वतः संज्ञात मामले की सुनवाई करते हुए ये बातें कही। पीठ ने आगे कहा कि राज्य में वैक्सीन की स्थिर और साथ ही पर्याप्त आपूर्ति को देखते हुए आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अदालत द्वारा राज्य में वैक्सीन की कमी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के कुछ दिनों बाद ये घटनाक्रम सामने आया। ये देखा गया था कि जिन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, जिसमें कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं, उन्हें अनिवार्य अंतराल समाप्त होने के बाद अपनी दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वे इस मुद्दे को उस समिति के समकक्ष उठाएं जो कि टीकों के आवंटन के पहलू को देख रही है। न्यायालय को यह भी बताया गया है कि टीकाकरण के लिए उन लोगों के पंजीकरण में सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है जिनके पास इंटरनेट सुविधा तक आसान नहीं पहुंच पाती। कोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार के लिए समाज के हाशिए पर और वंचित वर्ग के उपचार कवर को सुनिश्चित करना समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें शायद दूसरों की तुलना में इसकी अधिक आवश्यकता है।
यूपी में अब तेज आवाज वाली बाइक चलाने वालों की खैर नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिकारियों को मॉडिफाइड साइलेंसर के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स पर नकेल कसने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों से ऐसी बाइकों के मालिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सुनवाई की अगली तारीख तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया है कि जिनमें भारतीय और विदेशी निर्मित दुपहिया वाहनों में साइलेंसर के संशोधन के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण का स्वतः संज्ञान लेते हुए 80 डेसिबल की अनुमेय सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, मामले को एक जनहित याचिका के रूप में मानने और इसे एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति मोइन ने प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया। लखनऊ बेंच को 10 अगस्त तक अनुपालन का अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने वाहनों के ध्वनि प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाइक्स के शोर से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां सैकड़ों मीटर दूर एक वाहन को सुना जा सकता है, जिससे बच्चों, बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों को असुविधा होती है। पीठ ने कहा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए तय सीमा 75 से 80 डेसिबल तक होती है और ये निर्माण स्तर पर तय की जाती है। साइलेंसर को मॉडिफाई करके या मफलर को हटाकर शोर की सीमा 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक पंजाब को राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति और खपत के प्रसार को रोकने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने का आदेश दिया। कोर्ट ने डीजीपी को ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने का निर्देश दिया है जो अवैध दवा व्यापार के लिए वैध साइलेंस के बिना ही नकली कंपनी और फर्जी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, यानी कि उनके पास वैध लाइसेंस के बिना नकली कंपनी भी चला रहे हैं और उसके साथ साथ फर्जी मेडिकल स्टोर भी संचालित कर रहे हैं। न्यायमूर्ति एचएस मदान की पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कथित अपराध करने के आरोपी तरसेम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया। हालांकि सिंह की याचिका को ड्रग्स की बरामदगी से जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री की कमी के कारण अनुमति दे दी गई थी, परंतु कोर्ट ने ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए डीजीपी को मामले की अच्छी तरह से जांच करने का निर्देश जारी किया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मनप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति के पास प्रतिबंधित सामग्री पाई गई, जिसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजेंद्र सिंह ने भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता का यह तथ्य सही है कि वो जांच में शामिल हुआ था और ये भी माना कि याचिकाकर्ता के परिसर की तलाशी ली गई थी, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसी प्रकार रिकॉर्ड पर सामग्री की कमी के कारण हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी और डीजीपी को निर्देश दिया कि राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को नियंत्रित किया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर्स को 22 घंटे एकांतवास में रखने को अवैध बताते हुए कहा कि कैदी भी मानव होता है और उससे पशुओं जैसा व्यवहार सही नहीं। हाईकोर्ट ने अब इन कैदियों की तरह रखने वाले इनके बीच टकराव रोकने के लिए उचित प्रबंध करने का आदेश जारी किया। साथ ही इन्हें 2 घंटे के स्थान पर 4.5 घंटे सेल से बाहर रखने का प्रस्ताव भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा देओल, बलजिंदर सिंह बिल्ला, साथी राजा गुरमीत सिंह सेखो, चंदन, रमनदीप सिंह रम्मी और तेजिंदर सिंह तेजा द्वारा याचिका दाखिल करते हुए जेल में अमानवीय व्यवहार होने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया था कि गैंगस्टर का ठप्पा लगाकर याचिकाकर्ताओं को बठिंडा जेल में एकत्रित किया जा रहा है और उन्हें अनहोनी की आशंका है। पुलिस उनके एनकाउंटर की साजिश रच रही है और उनकी जान को खतरा है। जब से उन्हें बठिंडा जेल लाया गया, उन्हें हर दिन 22 घंटे अंधेरे कमरे में बिना पानी और साफ हवा के अन्य मूल सुविधाओं के बिना रखा जाता है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि गैंगस्टर होने के बावजूद कैदियों को जेल में 22 घंटे तक एकांत में रखना सजा के भीतर सजा देने जैसा है। कैदी होने के साथ ही वो इंसान भी हैं। अदालतें कैदियों की स्वतंत्रता को सीमित करती है, लेकिन अदालतों का ये भी कर्तव्य है कि वो कैदियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करे, जिसका एक कैदी भी हकदार है। अमानवीय व्यवहार सजा के पुनर्वास पहलू की पूरी तरीके से खारिज करता है, जो हर विकसित समाज में सजा के दर्शन का प्रमुख घटक है। हाईकोर्ट ने एकांतवास आदेश को खारिज करते हुए पंजाब सरकार को इस बारे में प्रस्ताव बना हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आदेश के अनुरूप पंजाब के एडीजीपी प्रवीण कुमार सिन्हा ने 22 घंटे को घटाकर 19.5 घंटे का एकांतवास देने का प्रस्ताव रखा था। हाईकोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है, लेकिन इस पर असंतोष जताया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब एकांतवास के आदेश को अवैध करार दिया जा चुका था, तो फिर इसकी अवधि को घटाने की दलील को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.